ओके, केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करते हैं 11th में। और लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा, हमने नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल की कमियाँ पढ़ी, और उसके बाद में उन कमियों को दूर करने के लिए हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था कि किसी भी माइक्रो पार्टिकल के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन एक माइक्रो पार्टिकल है, तो किसी भी माइक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके लिए उनकी पोजीशन और वेलोसिटी को, या फिर पोजीशन या मोमेंटम को एक साथ सर्टेनिटी के साथ एग्जैक्टली सही रूप से कैलकुलेट करना साइमल्टेनियसली इम्पॉसिबल होता है। और फिर मैंने इसे इसे हमने इसे हमने क्या लिया था, फिर इसे हमने पोजीशन और वेलोसिटी के साथ में भी लिया था, है ना। तो पोजीशन और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, या फिर पोजीशन और मोमेंटम का मल्टीप्लिकेशन h/4 से इक्वल या उससे ज़्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ तक हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा, और फिर मैंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन कराया। अब आज अपन आगे लेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को। आज अपन इस क्लास से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ये फोर्थ मॉडल हो गया एक तरह से। सबसे पहले जे थॉमसन का मॉडल आता है, उसके बाद में रदरफोर्ड का मॉडल आता है, और उसके बाद में नील्स बोहर का मॉडल, और ये लास्ट आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो क्वांटम यांत्रिकी प्रतिरूप, क्वांटम यांत्रिकी प्रतिरूप। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इसका नाम होता है। ये फोर्थ मॉडल है, ये सबसे एडवांस मॉडल था, और इस मॉडल के बाद में लगभग सारी की सारी एटम के बारे में जो जानकारी थी, जो लगभग पूरी स्ट्रक्चर जो है एटम की, वो क्लियर हो गई थी। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किसने दिया? सबसे पहले तो इसे दिया था, कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलके इस मॉडल को डेवलप किया था। उसमें एक श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट थे, श्रोडिंगर, इरविन श्रोडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया। इसमें डी ब्रॉगली ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, डी ब्रॉगली ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इसके अलावा हाइजेनबर्ग जो थे, इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किसी एक व्यक्ति का मॉडल नहीं था। इस मॉडल को डेवलप करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग अपने आइडियाज़ दिए, विचार दिए, और उनसे फाइनल एक एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डेवलप हुआ। श्रोडिंगर ने अपनी एक श्रोडिंगर इक्वेशन दी थी, बहुत ही एक अजीबोगरीब इक्वेशन थी, बहुत मुश्किल इक्वेशन थी, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, जिसे अपन नहीं पढ़ेंगे। और श्रोडिंगर का कैट प्रिंसिपल वगैरह, ये बहुत सारे साइंस में ऐसी स्टोरी चलती है, पर बिकॉज एज ऑफ नाउ दे आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, सो वी वोंट डिस्कस दैम। और उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा थोड़ा एडवांस कैलकुलस का नॉलेज होना आवश्यक है श्रोडिंगर की इक्वेशन को समझने के लिए, ठीक है। तो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसके बारे में पूरा डिटेल में, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली अपन नहीं जानेंगे कि ये मॉडल कैसे साइंटिस्ट लोगों ने मैथमेटिकली इसको प्रोड्यूस किया, फिर उसके बारे में एक एक जानकारी। तो अगर उससे पढ़ने बैठे तो पूरा एक 5 या 6 महीने का, जैसे मैं जब आईआईटी गया था, आईआईटी कानपुर में, तो वहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में एक क्वांटम फिजिक्स नाम का एक कोर्स होता है, क्वांटम फिजिक्स, जिसमें केवल और केवल क्वांटम फिजिक्स ही सिखाई जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं, 6 महीने तक। अब 6 महीने तक क्वांटम फिजिक्स सीखा, तो उसमें एटम का जो मॉडल था उसी को समझना था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से। तो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को अगर डिटेल में सीखा जाए तो ये बहुत बड़ा होता है। इसमें पूरा एक 5-6 महीने का इंजीनियरिंग जो आपके कोर्सेज होते हैं, साइंस के जो कोर्सेज होते हैं, आगे रिसर्च जब आप करते हो, आगे आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो इस तरह से, तो वहाँ पे आपको 5-5, 6-6 महीने के कोर्सेज जब पढ़ोगे तब जाके आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पूरा समझ में आएगा, और पूरा आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा। लेकिन अभी तो अपन 11th क्लास में हैं, 10वीं से जस्ट निकल के आए हैं, है ना। अभी तो हम अंडे से फूट के बाहर निकले हैं, तो अभी उड़ान
अपन आसमान की नहीं कर सकते। अभी पहले अपन को थोड़ा सा चलना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे पंखों की सहायता से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे हम उड़ना सीखेंगे। तो अपन जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आज की डेट में जितना सीखने वाले हैं, उसमें कुछ एक स्पेसिफिक जो पॉइंट्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले ये क्वांटम जो शब्द है, क्वांटम जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है उस पर आते हैं। क्वांटम, क्वांटम, क्वांटम ये शब्द जो है ना, इस पे आते हैं मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ रहे हैं अपन। वन सेकेंड, वन सेकेंड। हाँ, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्वांटम जो वर्ड होता है, इस क्वांटम वर्ड को पहले समझते हैं। क्वांटम का मतलब होता है टुकड़ा, पीस, पीस, है ना, पीस, टुकड़ा। तो क्वांटम यानी कि टुकड़ा, पीस, एक छोटा सा जो एनर्जी का पीस होता है, एक छोटा सा जो पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी, इसको ऐसा बोल सकते हैं। क्वांटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट ऑफ एनर्जी, पार्ट ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसे क्या कहते हैं अपन? क्वांटम कहते हैं। जो ऊर्जा का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा होता है ना, जैसे आप आसपास अपने हीट देखते हो, एनर्जी देखते हो, तो उसका सबसे छोटे से छोटा जो हिस्सा होता है उसे क्वांटम कहा जाता है। ऊर्जा का सबसे छोटे से छोटा टुकड़ा, ऊर्जा का छोटे से छोटा टुकड़ा, छोटे से छोटा टुकड़ा, ये क्या कहलाता है? क्वांटम कहलाता है। अब क्वांटम जो मैकेनिकल मॉडल है, इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के पास जितनी पॉसिबल एनर्जीज है ना, जितनी पॉसिबल एनर्जी है, उन सभी को हम हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन के पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये किस अकाउंट में है, उस अकाउंट का ब्रांच क्या है, उस ब्रांच का मैनेजर कौन है, उस मैनेजर का मैनेजर कैसा है, क्या है, तो सारी जानकारी है ना। इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं एनर्जी के, उनमें क्लासिफाइड कर देते हैं, और यही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का मेन उद्देश्य होता है। तो इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल व्हाट वी डू, we classify each and every part of every part of energy for electron in different categories or different levels. Okay, तो in this model, in this model in this model total energy of total energy of electron is categorized oblique classified, categorized है ना। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो टोटल एनर्जी या फिर पोजीशन, एनर्जी या फिर पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन भी लिख लेना। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी को हम कैटेगराइज कर देते हैं इन डिफरेंट लेवल, एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, तो इस मॉडल में हम क्या करते हैं, इस प्रतिरूप में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा एवं स्थिति को, कुल ऊर्जा एवं स्थिति को अलग अलग स्तर पर वर्गीकृत किया जाता है, अलग अलग स्तर पर वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। तो अलग अलग जो लेवल्स होंगे उन पे कैटेगराइज कर देते हैं,
और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स और कैटेगरीज को डिनोट करने के लिए हम कुछ नंबर्स को डिफाइन करते हैं, है ना। और इन नंबर्स को बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। हम क्या करते हैं, जो टोटल एनर्जी है या फिर इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जब क्लासिफाई करेंगे तो हर कैटेगरी या हर लेवल के लिए हमें एक नंबर चाहिए होता है, और इस नंबर को अपन बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है। तो फॉर ईच कैटेगरी, फॉर ईच लेवल ऑफ एनर्जी, फॉर ईच लेवल ऑफ एनर्जी, एनर्जी और पोजीशन, एनर्जी ऑब्लिक पोजीशन, numbers are defined, numbers are defined, these numbers are called quantum numbers, defined, these numbers are called quantum numbers, quantum numbers। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा होगा और उसका जो पोजीशन है, स्थिति है, उसके हर स्तर के लिए हम कुछ संख्याओं को परिभाषित करते हैं, इन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा एवं स्थिति, ऊर्जा एवं स्थिति के लिए, स्थिति के लिए हर स्तर पर कुछ संख्याएं परिभाषित की जाती है, कुछ संख्याएं परिभाषित की जाती है, जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं, जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी उसकी हर पोजीशन और एनर्जी का जो लेवल होगा उसमें एक नंबर डिफाइंड होगा, और उन नंबर्स को अपन क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ठीक है। जैसे ये क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स। तो कौन कौन से हैं? 4 क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। ये 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं उनको अपन समझते हैं, 4 क्वांटम संख्याएं। तो देखो 4 क्वांटम संख्याएं क्या क्या है। 4 क्वांटम संख्याएं। तो सबसे पहली क्वांटम संख्या जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इस क्वांटम नंबर को स्मॉल n से इंडिकेट किया जाता है। हिंदी में इसे बोलेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, और इसे स्मॉल n से इंडिकेट किया जाता है। तो ये फर्स्ट क्वांटम नंबर होगा। ठीक है। मैं ये चारों क्वांटम नंबर को इसी बोर्ड पे ही ले लेता हूँ, 4 क्वांटम नंबर्स जो होंगे। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, इसको अपन शॉर्ट में PQN भी बोल दूंगा मैं, PQN फर्स्ट क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PQN। ठीक है। जो दूसरा क्वांटम नंबर पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको L से इंडिकेट किया जाता है, हिंदी में इससे बोलते हैं द्विघंसी क्वांटम संख्या, द्विघंसी क्वांटम संख्या। ठीक है। ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरी क्वांटम संख्या पढ़ेंगे, इसको AQN भी शॉर्ट में बोल देंगे, AQN। ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर तीसरा क्वांटम नंबर पढ़ते हैं अपन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। द थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
इसको इंडिकेट करते हैं एम एल से, ठीक है। एम होता है और एम के साथ में एल भी रहता है नीचे सबस्क्रिप्ट में। हिंदी में इसे बोलेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या एम एल, ठीक है। इसको एम क्यू एन शॉर्ट में बोल सकते हैं, एम क्यू एन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट जो एक क्वांटम नंबर और होता है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। उसको एन एस से भी डिनोट करते हैं, एन एस, स्पिन क्वांटम नंबर एन एस। और हिंदी में इसको बोलेंगे चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। हिंदी में इसे बोलेंगे चक्रण क्वांटम संख्या, यानी कि एस क्यू एन, ये शॉर्ट में हो जाएगा। तो ये 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं और इन चारों तरह के क्वांटम नंबर्स की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जितनी भी जानकारी है, ये चारों क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उस एनर्जी का लेवल, सारी जानकारी इन चारों क्वांटम नंबर्स में आ जाती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा देखो ये जो क्वांटम नंबर्स हैं इनको और थोड़ा सा फील करने के लिए समझना कि क्वांटम नंबर्स एक्चुअल में है क्या। कि जो आपका, जैसे मैं आपका एड्रेस पूछूं कि आपका एड्रेस कहाँ है, घर कहाँ पर है, तो आप बोलोगे कि भाई मेरा घर तो सर है यहाँ पे जूनागढ़ के पास में। तो मैं पूछूंगा भाई जूनागढ़ कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर जूनागढ़ बीकानेर में है। फिर मैं पूछूंगा बीकानेर कहाँ पे है, तो आप बोलोगे सर राजस्थान में है। फिर मैं पूछूंगा राजस्थान कहाँ पे है, तो आप बोलोगे भारत में है। तो इलेक्ट्रॉन में भी क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो एक तरह से भारत की तरह है कि भाई इंडिया जो हो गया वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इंडिया में राजस्थान है तो राजस्थान क्या हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। और फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, जैसे जूनागढ़ के पास में, या फिर बीकानेर हो गया एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक तरह से। और बीकानेर के अंदर जूनागढ़ वाली जो जगह है वो स्पिन क्वांटम नंबर हो गई, है ना। तो इस तरह से ले सकते हो। या फिर आप ये जो चारों क्वांटम नंबर एक तरह से क्या इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। एड्रेस जब भी अपन देते हैं, है ना, जैसे आप मान लो किसी फ्लैट में रहते हो, कोई फ्लैट है आपका और ये चौथी मंजिल पर है, चौथी मंजिल के अंदर फ्लैट है, फ्लैट में कोई कमरा है, आप वहाँ पे अभी बैठे हो मान लो। तो अगर मुझे आपके घर तक पहुँचना है तो सबसे पहले तो क्या करूँगा, मैं उस जगह पे जाऊँगा। मान लो भुट्टो का चौक है ना, भुट्टो के चौक में आपका घर है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है भुट्टो का चौक। वहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर में हो जाएगी बिल्डिंग, है ना। या फिर मैं मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वो बिल्डिंग ले लेता हूँ, वो बिल्डिंग है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। उस बिल्डिंग की जो फ्लोर है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर से दिखा देंगे। उस फ्लोर के अंदर जो घर है उस घर को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से दिखा देंगे। और उस घर के अंदर जो कमरा है उस कमरे को हम स्पिन क्वांटम नंबर से दिखा देंगे। तो इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है, जो एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अलग अलग लेवल में, अलग अलग स्तर में एटम के अंदर मौजूद रहता है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे प्राइमरी फॉर्म में, मोटे तौर पे इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होगा, जो बड़ा रूप है इलेक्ट्रॉन का जहाँ पे हो सकता है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे बिल्डिंग हो गया, ये मंजिल हो गई किस फ्लोर पे है, ये वो घर हो गया जिसमें है, और ये हो गया वो कमरा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे आते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें जो n है इसकी वैल्यूज़ होती है n बराबर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे। और ये सारी जो वैल्यूज़ है ये हमें क्या जानकारी देती है, हमें ये सेल्स के बारे में जानकारी देती है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सेल, किस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेल, अबाउट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन के कोश के बारे में जानकारी देती है। यह
यह इलेक्ट्रॉन के कोश के बारे में जानकारी देती है। तो इलेक्ट्रॉन कौन से शैल में है, कौन से कोश में है, उसके बारे में हमें जानकारी इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो इसके लिए अपन जो शैल डिफाइन करते हैं, जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलता जा रहा है मान लो, तो यहाँ पे जो शैल होती है इसको तो बोलते हैं के शैल, इसको बोलते हैं एल के एल, फिर एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसे चलता रहता है। तो के शैल, एल शैल, एम शैल, एन शैल, तो ये सारे जो है ये अल्फ़ाबेट्स अपन यूज़ करते हैं शैल को नाम देने के लिए। जैसे n बराबर 1 वाली जो शैल है वो हो जाएगी फर्स्ट शैल, n बराबर 2 वाली शैल हो जाएगी एल शैल, n बराबर 3 वाली के शैल, 3 वाली एम हो जाएगा, 4 वाली एन हो जाएगा। तो इस तरह से ये अलग अलग शैल होती है जो न्यूक्लियस के चारों ओर होती है। जैसे ये न्यूक्लियस है हमारा, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो अलग अलग जो शेल्स होती है, जैसे ये ऐसी शेल है स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल भी हो सकती है अलग अलग इस तरह से, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की एक तरह से बिल्डिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन की बिल्डिंग हो गई, तो ये शेल हो गई के शेल, एल शेल, एम शेल, यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों ओर होती है। हालांकि इस तरह का मॉडल जो है, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने बता दिया था कि आपको वेल डिफाइंड बाउंड्रीज जो है आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो होती है वो अनसर्टेन होती है। तो यहाँ पे ये वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्रीज नहीं होती है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देते हैं इलेक्ट्रॉन की कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे होगा या यहाँ पे कहीं पे होएगा। तो इस तरह से जो अलग अलग तरह के जो एनर्जी के लेवल्स होते हैं न्यूक्लियस के साइड में, उनको अपन क्या बोलते हैं, शैल बोलते हैं। ठीक है, तो ये के शैल हो गया, एल शैल हो गया, एम शैल हो गया और एन शैल हो गया, इस तरह से। ठीक है, के एल एम एन ये शैल हो गया। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमें शैल के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट सर, हाँ बोलो। ऑर्बिट किसे बोलते हैं तो? अब देखो ऑर्बिट जो वर्ड था ना, वो नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल में यूज किया गया था, है ना। तो जो शैल होती है एक्चुअली वो ऑर्बिट ही होती है, शैल ही ऑर्बिट होती है, लेकिन शैल जो होती है वो वेल डिफाइन नहीं होती, ऑर्बिट जो होती है ट्रेजेक्ट्री वो वेल डिफाइन होती है। देखो शैल और ऑर्बिट जो है वर्ड यूज़ किए गए थे, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, इसने अच्छा सवाल पूछा जिसने भी पूछा है। जो शैल होती है, एक तो देखो शैल वर्ड आ रहा है और एक वर्ड आ रहा है ऑर्बिट एंड ऑर्बिट, ये है क्या वर्ड। तो देखो ऑर्बिट वर्ड जो आया था वो तो आया था नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में, नील्स बोहर का जो मॉडल था उसमें आया था ऑर्बिट वर्ड। लेकिन जो शैल वर्ड वो कहाँ पे आया है, क्वांटम मॉडल में आया है, क्वांटम मॉडल में आया है। तो दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि जब ऑर्बिट के बारे में बात हो रही थी तो नील्स बोर ने जब मॉडल ने ऑर्बिट के बारे में बताया था तो उसने हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको यूज़ नहीं किया था। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा ना वो बिल्कुल भी सर्टेन नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपन सर्टेनिटी के साथ जो वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्रीज होती है उसमें अपन बता नहीं सकते। जैसे नील्स बोर के मॉडल में तो वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री थी ना, जैसे जो न्यूक्लियस था उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता है, नील्स बोर ने तो बताया। तो नील्स बोर ने तो वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्रीज दे दी थी, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहता है कि ये वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्रीज पॉसिबल नहीं है। अब देखो वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है, जैसे ये बना दिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल रहा है, तो इसका मतलब तो क्या है, आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बहुत ही ज़्यादा सर्टेनिटी के साथ कैलकुलेट कर लिया, जो कि हाइजेनबर्ग के अनुसार इम्पॉसिबल है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है, देर आर नो वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्रीज फॉर इलेक्ट्रॉन, देर आर नो वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्रीज, वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्रीज या फिर वेल डिफाइंड पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो तो वेल डिफाइन होता ही नहीं है ना। और उन वेल डिफाइंड पाथ नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी का यूज़ करना पड़ता है। तो प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड, प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू लोकेट इलेक्ट्रॉन, टू लोकेट इलेक्ट्रॉन,
यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर लोकेट करना है कहीं जगह पर, कहाँ पर है ये अगर बताना है, तो हमें प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का यूज़ करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, यहाँ पे 80% है, यहाँ पे 99% है, और यहाँ पे कहीं पे मान लो 100% है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है, 100% तो नहीं, 100% तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहाँ पे होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, शेल या ऑर्बिट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्बिट वर्ड जो है लगभग ये आइडेंटिकल है, ये लगभग आइडेंटिकल ही है, कहने का मतलब क्या है, शेल और ऑर्बिट। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है, जो क्वांटम मॉडल है उसमें ये यूज़ किया गया है। तो शेल जो होती है उनकी एक वेल डिफाइंड जो पाथ होता है या वेल डिफाइंड शेप है वो नहीं होती, जैसा कि नील्स बोर के मॉडल में हमने इलेक्ट्रॉन का जो ट्रेजेक्टरीज था वो कितनी वेल डिफाइंड बना दी थी, वैसा यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइनर से डिफरेंट रहता है, लगभग सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑर्बिट और शेल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। ये शेल वर्ड तो क्वांटम मैकेनिकल वर्ड के लिए यूज़ किया गया, ऑर्बिट वर्ड नील्स बोर के मॉडल के लिए यूज़ किया गया। ऑलमोस्ट सेम है ये, ऑलमोस्ट सेम है ना, लगभग समान ही है शेल और ऑर्बिट, है ना। शेल को हिंदी में बोलते हैं कक्ष और ऑर्बिट को बोलते हैं कक्षा। ठीक है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, सॉरी कक्ष नहीं, कोश बोलते हैं इसको, कोश, शेल को बोलते हैं कोश। ओके, तो लगभग सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देखो, जैसे जैसे n की वैल्यू आगे बढ़ रही है, n 1 2 3 4 5, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो भी क्या हो रही है, कम होती जाती है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता है। तो हमें n की वैल्यू से एक तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से पोजीशन कितनी दूरी पर है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो n जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, it gives information about energy and position of electron यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं स्थिति के बारे में बताता है, यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं स्थिति के बारे में बताता है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अपन को जानकारी मिलती है। n बराबर 1 हो गया, k l m n, तो शेल के बारे में हमें जानकारी मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अब नेक्स्ट लेते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है, सबसे पहली बात तो इसको L से इंडिकेट किया जाता है, और L की जो वैल्यूज़ है ये होती है 0 1 2, या फिर ये कहाँ तक चलती है, n-1 तक चलती है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मान लो मैं n बराबर 1 ले लूँ, जैसे n बराबर 1 ले लिया, L की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 और n-1, n क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि कोई बिल्डिंग जो है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर मान लो 1 है तो 1 में से 1 गया 0, तो L की वैल्यू क्या होगी, केवल 0 ही हो जाएगी। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मैं n बराबर लेता हूँ 1, तो उस केस में L की जो वैल्यू पॉसिबल होगी वो कौन सी होगी, 1 में से 1 गया, केवल 0 ही बच जाएगा। और L बराबर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी शेल होगी, शेल के अंदर होगी सब शेल, शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल, और L बराबर 0 वाली जो सब शेल होती है वो होता है S, इसको बोलेंगे S सब शेल। ठीक है, ये हो जाएगा S। ये S सब शेल में n बराबर 1 में, L बराबर 0 में केवल S सब शेल आएगा। और यहाँ पे और एग्जाम्पल लें तो n बराबर अगर मैं 2 लूँ तो 2 के केस में 2 में से 1 गया यानी कि 1 बचा, तो L की वैल्यू 2 पॉसिबल है, एक तो 0 पॉसिबल है और एक 1 पॉसिबल है। इसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं n बराबर 3 लूँ तो इसमें L की वैल्यू आ सकती है 0 1 एंड 2, तो 3 वैल्यूज़ पॉसिबल है। इसी तरह से 4 लें तो 0 1 2 3 4, और 0 1 2 3 तक जाएगा, L
n बराबर 5 लें तो 0 1 2 3 और 4 तक चला जाएगा। अब देखो जब l की वैल्यूज होती है, जैसे l इज इक्वल टू 0 है ना, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो सब शेल होती है, यानी कि शेल के अंदर भी सब शेल, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो घर है ना, पहले तो हम बिल्डिंग में गए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, अब बिल्डिंग से किस में चले गए, फ्लोर पे चले गए। तो फ्लोर क्या होगी, एक तरह से सब शेल हो गई, इसको हिंदी में बोलेंगे उपकोष, उपकोष, ठीक है। तो उपकोष है इलेक्ट्रॉन का, तो उपकोष कौन कौन सा होगा उसे समझते हैं, इसको ऐसे भी शलगम वाले भी लिख सकते हैं उपकोष। तो L बराबर 0 जब हो तो जो सब सेल होता है वो S होता है, L बराबर 1 हो तो सब सेल P होता है, L बराबर 2 हो तो D होता है, 3 हो तो S P D F होता है और 4 हो तो फिर G हो जाएगा, इस तरह से। तो लेकिन अपन को चार ही मेन सब सेल काम में लेनी होती है, S P D F। L बराबर 0 के लिए S हो गया, 1 के लिए P हो गया, 2 के लिए D हो गया और 3 के लिए F हो जाएगा। तो S P D F, S P D F, इस तरह से सब शेल हमें पता चलती है n के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले पता होना चाहिए, उसी के बाद में एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की सहायता से सब शेल की वैल्यू पता चलती है। S P D F है ना, यहाँ पे देखो इनकी फुल फॉर्म भी होती है, जैसे ये S P D F जो होता है ये सब शेल है और इनकी कुछ फुल फॉर्म भी होती है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर आप याद रखना। S यहाँ से आया शार्प से, P आया यहाँ पे प्रिंसिपल से, D आया है, D आया डिफ्यूज से और F आया है फंडामेंटल से। ये इनकी फुल फॉर्म होती है। S मतलब शार्प, P मतलब प्रिंसिपल, D मतलब डिफ्यूज और F मतलब फंडामेंटल। तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग तो S, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग P, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग D, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग F। तो ये अलग अलग शब्द शैल हो जाती है एजीमुथल क्वांटम नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब S, P, D और F की जो शेप होती है वो अपन चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पढ़ लेंगे, तो हम वहाँ पे सीखेंगे कि S स्फेरिकल होता है, P डम्बल शेप, D डबल डम्बल और F थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये सब शेल के बारे में जानकारी देता है हमें यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब तीसरा क्वांटम नंबर आता है, तीसरा क्वांटम नंबर लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखो क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखो क्या होता है, इसको ml से इंडिकेट करते हैं और ml की जो वैल्यूज़ है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ अगर देखें तो ये होती है 12 प्लस 1, इतनी वैल्यूज़ होती है, ये तो होती है नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। और ml का जो वैल्यू है वो चलता है -L2 प्लस L। ml जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती है 12 प्लस 1, यानी कि पहले एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें पता होना चाहिए, उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिलेगा। तो L की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ml मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज तो 12 प्लस 1 होती है और वैल्यूज कहाँ से होती है, -L से प्लस L तक होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर L इक्वल टू 0 है तो मैं 0 रखा तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग L भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो ml की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि और वो वैल्यू क्या हो जाएगी, L बराबर 0 वाली पॉसिबल हो जाएगी ml की वैल्यू। और अगर मान लो L बराबर 1 हो, यानी कि 1 कौन हो गया, P सब सेल हो गया। P सब सेल के लिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, अगर अपन देखें नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो ये तो हो जाएगी 2L प्लस 1, यानी कि 2L प्लस 1, 2 और 1 3, तो 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हो जाएगी। और 3 वैल्यूज़ के लिए जो ml के वैल्यूज़ होंगे, मान होंगे, कौन से हो जाएंगे, -L से प्लस L। तो यानी कि L बराबर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1 से +1, यानी कि -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यानी कि जो P सब सेल है उसके में 3 डिफरेंट ml यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पॉसिबल है। और ये 3 डिफरेंट जो वैल्यूज़ है, जैसे -1 जो होता है वो px को दिखाता है, 0 जो होता है वो py को दिखाता है और 1 जो है pz को दिखाता है। तो ये जो p
सब सेल आई, उस सब सेल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ऑर्बिटल्स होती है। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देती है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल्स, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल्स। तो हमें यहाँ पे क्या जानकारी मिलने वाली है, ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी मिलने वाली है, किससे, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। ठीक है, यह कक्षक के बारे में जानकारी देती है, यह कक्षक, ऑर्बिटल हो गया कक्षक के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है ml के लिए। और ml की वैल्यू अगर मान लो और ज़्यादा हो जाए, मैं यहाँ पे ही ले लेता हूँ, एक बार स्पिन को अपन बाद में कैटेगराइज कर लेंगे, मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ही यहाँ पे ले लेता हूँ। तो और अगर मैं देखूँ L की वैल्यू जैसे 1 लिया, L की वैल्यू अगर 2 लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ अगर देखें, नंबर ऑफ वैल्यूज़ तो ये तो होती है 2L + 1, यानी कि 2 × 2 + 1 यानी कि हो जाएगा 5। और देखो वैल्यूज़ कौन कौन सी होगी, ml की जो वैल्यूज़ है यहाँ पे ये हो जाएगी -2 से +2, यानी कि -2 -1 0 +1 और ये हो जाएगी 2। तो ये 5 वैल्यूज़ देखो हो जाएगी, आप देख सकते हो। और इन 5 वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होंगे, 3 तो हो जाएंगे dxy, dyz, dzx, और एक होता है यहाँ पे dx² - y² और एक होता है dz²। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। इन सभी की शेप अपन डिस्कस करेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये 3 क्वांटम नंबर आज अपन ने पढ़े। और एक चौथा क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो आज अपन एक 3 क्वांटम नंबर तक ही रखेंगे, यहाँ से आगे अपन कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसमें मैं इन चारों क्वांटम नंबर्स में और भी जो इंटर रिलेशन होता है, जिससे हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। तो आज अपन इतना ही रखते हैं, यहाँ से आगे लेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। कल 7:30 बजे रहेगा टाइमिंग, ये ध्यान रखें।